नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी में हूं पिनाज त्यागी। और सबसे पहले अब की बार किसकी सरकार में बात महाराष्ट्र में इस वक्त राजनीतिक पारा जो है वो गरमाया हुआ है। वोटिंग अब 12 दिन यानी करीब 290 घंटे दूर बची है। और इससे पहले महाराष्ट्र में इस वक्त आरोप प्रत्यारोप बयानबाजी जो है इस वक्त चरम पर है। पोलराइजेशन, काउंटर पोलराइजेशन, जाति, धर्म, मजहब, कैटेगरी, सभी की बातें शुरू हो गई हैं। नफे नुकसान के हिसाब से सभी दल अपने अपने गोटी सेट कर रहे हैं और उसी के मुताबिक अपने वोट बैंक को साधने के हिसाब से एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश में जुट गए हैं। विकास पीछे छूट गया है, बात अब वोट जिहाद पर आके टिक गई है। महाराष्ट्र में वोट की पॉलिटिक्स में सबसे बड़ा यू टर्न 5 नवंबर को आया। महाराष्ट्र के मौलानाओं की टोली ने वोट को लेकर फतवा जारी कर दिया, जिसके बाद वोट जिहाद का शोर शुरू हो गया। और वोट जिहाद की चर्चाओं के बीच आज बीजेपी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री मोदी की महाराष्ट्र के रण में एंट्री हो गई। महाराष्ट्र की धरती पर कदम रखते ही मोदी ने बटेंगे तो कटेंगे का अपडेटेड वर्जन लॉन्च कर दिया। मोदी ने धुले में 50 मिनट का भाषण दिया और हजारों लोगों के बीच एक है तो सेफ है का नारा दिया। पीएम मोदी ने साफ शब्दों में कहा कि पहले कांग्रेस के लोगों को धर्म के नाम पर लड़ाया, अब जाति के नाम पर बांटने का खतरनाक खेल चल रहा है। रैली में मोदी के निशाने पर सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस रही। मोदी ने कहा कि धर्म के नाम पर देश को लड़ाया गया, इसी के चलते बंटवारा हुआ। मोदी ने एक है तो सेफ है का नारा दिया है, लेकिन सवाल ये कि किससे सेफ, कौन सेफ और कौन सुरक्षा से कर रहा है खिलवाड़। कांग्रेस का एजेंडा है कि देश भर की आदिवासी जातियां आपस में लड़ती रहें, उनकी सामूहिक आदिवासी ताकत खत्म हो जाए। कांग्रेस ने जब धर्म के नाम पर ऐसे ही साजिशें रची थी तो देश का बंटवारा हो गया था। अब कांग्रेस एससी, एसटी, ओबीसी समाज की एक जाति को दूसरे के खिलाफ खड़ा कर रही है। भारत के खिलाफ इससे बड़ी साजिश कोई और नहीं हो सकती। आप मुझे बताइए, आदिवासी जब एकजुट रहेगा तो उसकी ताकत बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? ताकत बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? अलग अलग जातियों में टूटने से आप सोचिए कमजोर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं, एक है तो सेफ है, एक है तो हमें एकजुट रहकर कांग्रेस के खतरनाक खेल को नाकाम करना है और विकास के रास्ते पर आगे बढ़ते रहना है। महाराष्ट्र में मोदी ने एक है तो सेफ का जो नारा दिया, उसके मायने बहुत बड़े हैं। दरअसल महाराष्ट्र की सियासत के हिसाब से इसे समझने के लिए पहले वोट का इक्वेशन देख लीजिए, कहां कहां क्या कुछ स्थितियां जो हैं वो बनती हुई नजर आ रही हैं। दरअसल अगर हम बात करें लोकसभा चुनावों की, तो वहां पर पीडीए जो है वो काम कर गया यूपी के अंदर। और जिस तरह से संविधान के नाम पर आरक्षण खत्म हो जाएगा, ये डर दिखाने की जो कोशिश की गई, उसके बाद बीजेपी ने अपनी स्ट्रैटेजी जो है बदली है। हिंदू वोट बैंक किस तरह से जातियों के आधार पर ना बढ़ जाए, उसके लिए ये पूरी कवायद है। और यहां पर आप देखिए कि महाराष्ट्र इलेक्शन में मुसलमानों पर आकर ये पूरा का पूरा जो चुनाव है वो क्यों वोट जिहाद और इस मुद्दे पर घूमता हुआ नजर आ रहा है, जो नेताओं के बयान है। मुसलमानों का कितना असर है, आपको बताएं कि लगभग 40 सीटों पर मुसलमानों का असर है। उत्तरी कोंकण, खानदेश, मराठवाड़ा, वेस्ट विदर्भ, ये तमाम इलाके हैं जहां पर मुस्लिम वोट बैंक जो है जीत हार में एक बड़ा अंतर तय करते हैं। मोदी ने कांग्रेस पर केवल धर्म को लेकर हमला नहीं बोला, हर उस मुद्दे को लेकर राहुल गांधी पर निशाना साधा है, हालांकि नाम नहीं लिया जिन मुद्दों को लेकर कांग्रेस इस इलेक्शन में आगे बढ़ रही है। मोदी ने राहुल के जाति वाले दांव को निशाने पर लिया। धुले में कहा कि कांग्रेस दलितों, पिछड़ों को आगे बढ़ते नहीं देख सकती। कांग्रेस की तरफ से एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाने का खेल खेला जा रहा है। अंबेडकर जी ने कोशिश की वंचितों को आरक्षण मिले, लेकिन नेहरू जी अड़े रहे। बाला साहेब मुश्किल से दलितों और आदिवासियों को आरक्षण दिला पाए। नेहरू के बाद इंदिरा आई, उन्होंने भी आरक्षण के खिलाफ यही माहौल बनाया। एससी, एसटी, ओबीसी को हमेशा कमजोर करना चाहती थी। मोदी ने कहा कि राजीव गांधी की सोच भी खानदान से अलग नहीं रही थी। कांग्रेस द्वारा एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाने का खतरनाक खेल खेला जा रहा है। और ये खेल इसलिए खेला जा रहा है
क्योंकि कांग्रेस कभी दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को आगे बढ़ते नहीं देख सकती। यही कांग्रेस का इतिहास है। आजादी के समय हमारे बाबा साहब आंबेडकर ने बहुत कोशिश की थी कि शोषितों, वंचितों को आरक्षण मिले, लेकिन नेहरू जी अड़े हुए थे कि किसी भी कीमत पर दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को आरक्षण नहीं दिया जाएगा। नेहरू जी के बाद इंदिरा जी आई, उन्होंने भी आरक्षण के खिलाफ ऐसा ही रवैया जारी रखा। इंदिरा जी के बाद राजीव गांधी आए, उनकी भी सोच और अप्रोच अपने खानदान से अलग नहीं थी। राजीव गांधी के बाद अब इस परिवार की चौथी पीढ़ी इस खतरनाक भावना के साथ उनके युवराज काम कर रहे हैं। कांग्रेस का एकमात्र एजेंडा है किसी भी तरह एससी समाज की एकता को तोड़ो, एसटी समाज की एकता को तोड़ो, ओबीसी समाज की एकता को चकनाचूर कर दें। कांग्रेस चाहती है कि एससी समाज अलग अलग जातियों में बिखरा रहे, ताकि एससी समाज की सामूहिक शक्ति कमजोर पड़ जाए। मोदी ने आदिवासी, दलित, पिछड़ों की बात क्यों की? रिजर्वेशन का मुद्दा क्यों उठाया? आइए आपको यह भी समझाते हैं। दरअसल हाल ही में राहुल गांधी ने महाराष्ट्र से सटे तेलंगाना में जाति जनगणना वाला दांव खेला है। कांग्रेस की कोशिश है कि किसी भी तरह लोकसभा चुनाव के पैटर्न पर जाति का मुद्दा जो है वो उठाया ना जाए, और अगर उठाया जाए तो कम से कम उसको न्यूट्रलाइज किया जाए। राहुल को उम्मीद है कि महाराष्ट्र की सीमा से सटे तेलंगाना का असर यहां भी दिखेगा, लेकिन लोकसभा चुनाव वाले नैरेटिव की हवा हरियाणा में निकल चुकी है और मोदी महाराष्ट्र में भी जातियों में टूटे हिंदुओं को जोड़ने का काम कर रहे हैं। इसलिए इस फेक नैरेटिव की चर्चा भी वो जमकर कर रहे हैं मंच से। शिंदे गुट की नेता और मुंबा देवी सीट से कैंडिडेट शाइना एनसी को लेकर खड़े हुए विवाद की गूंज भी प्रधानमंत्री की रैली में सुनाई पड़ी। शिवसेना उद्धव गुट के सांसद अरविंद सावंत ने उन्हें लेकर अमर्यादित टिप्पणी की और मोदी ने इसे महिला अस्मिता से जोड़कर एक मुद्दा बनाया। पीएम ने कहा कि हर महिला को अघाड़ी वालों से सतर्क हो जाना चाहिए। एमबीए अब महिलाओं को गाली देने पर उतर आया है। मोदी ने कहा कि ये नारी शक्ति को सशक्त नहीं देखना चाहते, ये महिलाओं को किस तरह गाली देने पर उतर आए हैं, कैसी कैसी अभद्र भाषा बोल रहे हैं। महाराष्ट्र पुलिस में 25,000 बेटियों की भर्ती से महिलाओं में उत्साह बढ़ेगा। इन अगाड़ी वालों से सतर्क रहना है। ये लोग कभी नारी शक्ति को सशक्त होते नहीं देख सकते। पूरा महाराष्ट्र देख रहा है, कांग्रेस और अगाड़ी वाले लोग अब महिलाओं को किस तरह गाली देने पर उतर आए हैं। कैसी कैसी अभद्र भाषा, कैसे कैसे कमेंट, महिलाओं को नीचा दिखाने की कोशिश। महाराष्ट्र की कोई माता बहन कभी भी अघाड़ी वालों के इस कृत्य को माफ नहीं कर सकती। महाराष्ट्र के रण में बीजेपी की पॉलिटिकल लाइन क्लियर हो चुकी है। मोदी योगी बटोगे तो कटोगे के पैटर्न पर आगे बढ़ेंगे, लेकिन 5 नवंबर से ही महाराष्ट्र में दूसरी तरफ से भी वोट जिहाद पर सियासी फसाद शुरू हो चुका है। महाराष्ट्र में एक मुश्त मुस्लिमों का वोट किसे मिलेगा, इसे लेकर मौलानाओं ने फतवे जारी शुरू कर दिए हैं करने। महाराष्ट्र में वोट जिहाद को लेकर मस्जिद से बाकायदा फतवे जारी हुए हैं। मुसलमानों से एकजुट होकर महाविकास अघाड़ी के पक्ष में वोट करने की अपील की गई है। 5 नवंबर को एमवीए के नेता डिंडोशी विधानसभा की इस्लामिया मस्जिद पहुंचे थे, जहां उनकी मौजूदगी में मुसलमानों को एकजुट होकर वोट करने की उन्होंने अपील की।
दरअसल आपको बताएं कि इस फसाद की जो शुरुआत है वो हुई थी निंडोशी विधानसभा सीट से। यहाँ शिवसेना उद्धव गुट के सुनील प्रभु चुनावी मैदान में है। 5 नवंबर को यहाँ की एक मस्जिद में एक बैठक होती है। इस बैठक में वोट को लेकर फतवा जारी कर दिया गया है। बाकायदा मुसलमानों से एकजुट होकर एमवीए के फेवर में वोट करने की अपील की गई है। इस अपील पर सियासत भी शुरू हो गई है। पहले मस्जिद में मीटिंग का जरा ये वीडियो देखिए कि किस तरह से मीटिंग के अंदर बाकायदा खुलेआम एमवीए के पक्ष में वोट करने के लिए अपील की गई है और मुसलमानों को भी कहा गया है कि आप अपना वोट जो है वो खराब ना करें, एकजुट होकर एक मुश्त वोट करें एमवीए के पक्ष में। ये कोई लड़ाई सिर्फ किसी सीट की नहीं है, ये संविधान की हिफाजत की लड़ाई है। लेकिन पिछले 10 सालों से जो हालत हमारे मुल्क की हो रही है और दिन ब दिन उसके अंदर जो बिगाड़ पैदा हो रहा है, बड़ी साजिश के साथ और बड़ी होशियारी और मक्कारी के साथ पूरा हमारा संविधान को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। मुसलमानों के साथ जो हो रहा है हमें बड़ा दुख होता है। आप लोग जिस फिक्रों को लेकर आए, हमारा हर साथी आपकी शाना बशाना और आपके कंधे के साथ कंधे मिलाकर खड़ा है। पूरी मेहनत करेंगे। पिछले इलेक्शन में भी आपने देखा है और आपको इकरार भी करना पड़ेगा कि नहीं, उलमा ने मैदान में आकर मोर्चा संभाला और काम किया, जिसकी वजह से अच्छी सीटों से हम लोग जीते। और आज भी हम काम करेंगे, मेहनत करेंगे। अब ये कि हम इंशाल्लाह मिलकर कोशिश करके मेहनत करके जीतेंगे। बीजेपी नेता नीतीश राणे ने इस वोट जिहाद को लेकर सोशल मीडिया पर 2 वीडियो पोस्ट किए। उन्होंने दिखाया कि मौलानाओं की इस मीटिंग में उद्धव गुट के नेता और डिंडोशी से कैंडिडेट सुनील प्रभु भी इन लोगों के बीच बैठे हुए हैं। इन वीडियोस के सामने आते ही वोट जिहाद पर सियासी शोर शराबा होना लाजमी था। नीतीश राणे ने हर हिंदू से ये वीडियो देखने की अपील की। नीतीश राणे ने कहा कि हमारे किसी धर्मगुरु ने कभी ऐसी अपील नहीं की है। आज सुबह मैंने मेरे एक्स अकाउंट पे जो वीडियो डाला है वहां सरल स्पष्ट हो जाता है कि ये उबाटा के जो 3 कैंडिडेट है वो किस तरीके से वहां बैठ के मौलवी से अपना फतवा तैयार करके ले रहे हैं। उबाटा और महाविकास आघाड़ी के पार्टियों को हिंदू मतों की जरूरत नहीं है। हिंदू मतों को वो गिनते नहीं है। उनको सिर्फ बांटने की राजनीति करनी है। उनको सब सिर्फ अपने अपने मुस्लिम वोट, अल्पसंख्यक वोट की ही इनको पड़ी है। कभी भी ऐसी मीटिंग किसी भी हिंदू धर्मगुरु या किसी भी हमारे महाराष्ट्र के पास उन्होंने रखने की कभी वीडियो हमको दिखने को नहीं मिलता। इसलिए महाराष्ट्र के हिंदू समाज ने ये वीडियो अच्छी तरह से देखना चाहिए और इसका करारा जवाब ये 20 नवंबर को देना चाहिए। वोट जिहाद की अपील करने वाले मौलाना मोहम्मद जाबिर बेग को भी इसे लेकर बयान सामने आ गया है। उन्होंने कहा है कि एमवीए को वोट करने की अपील वो मुसलमानों से कर रहे हैं, यानी कि खुल्लम खुल्ला है कि भाई मुसलमान हैं तो आप एमवीए को वोट दीजिए। शिवसेना की हिंदुवादी छवि को लेकर जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बाला साहब ठाकरे के जमाने की शिवसेना और उद्धव ठाकरे के जमाने की शिवसेना में बहुत फर्क है। बड़े बड़े लोग बैठे ना मौलाना लोग, उन्होंने बता दिया जो सबको लेके चले, हमारे हिंदू भाई को लेके चले, मुसलमान को लेके चले, तमाम अल्पसंख्यक को लेके चले, बहुसंख्यक को लेके चले, ऐसे लोगों का साथ हमको देना है। कौन ऐसे लोग हैं? महाविकास आघाड़ी, 5 तक कौन ऐसे लोग हैं? हाँ कौन ऐसे लोग? सेकंड 2 ही तो अलायंस है, महाविकास आघाड़ी और महायुति, एनडीए और हाँ, महाविकास आघाड़ी अभी महाराष्ट्र में खुला ऐलान है। कल तक जो शिवसेना साहब बाला साहब ठाकरे की थी उसमें और आज में बहुत फर्क है। उद्धव साहब जो है अब वो विकास की बात करते हैं, वो सबको लेकर चलने की बात करते हैं, हम उनके साथ हैं। आप आ जाओ साहब सुबह, हम आपके साथ हैं। उसी को लेकर वोट हमारा एक अधिकार है जो सबके लिए काम करेगा। ये कोई बात हुई कि भाजपा और आरएसएस के लोग ऐलान करते हैं कि भाई झारखंड में अगर हम जीत के आते हैं तो हम यूसीसी लाएंगे। उनसे कबायली आदिवासी अगर पूछते तो बोले तुमको तुम्हारे बाप का राज चलता है, सबसे ज्यादा हमारी कुर्बानी इस मुल्क के अंदर है। एक कानून तुम बनाओगे और उसके बाद बोलोगे ये कम्युनिटी से बाहर रहेगी, ये कम्युनिटी को अंदर डाल देंगे, इसको मार डालेंगे, इसको ये करेंगे, तुम्हारा राज चलता है क्या? हम काफी है तुम्हारे लिए, तुम सिर्फ पुलिस के बंदोबस्त उस पर आप चल रहे हो।
तो देश की आर्थिक राजधानी है मुंबई और महाराष्ट्र जो है कितना संपन्न राज्य है और किस तरह से देश की अर्थव्यवस्था में उसका कंट्रीब्यूशन होता है। वहां पर चुनाव देखिए इस वक्त जो है विकास और तमाम मुद्दों से अलहदा सिर्फ वोट जिहाद पर सीमित होता हुआ नजर आ रहा है। नीतीश राणे ने आरोप लगाया कि उद्धव की पार्टी की तरफ से भी तुरंत पलटवार किया गया। वीडियो में दिख रहे सचिन अहिर खुद कैमरे के सामने तो नहीं आए, लेकिन उन्होंने मुसलमानों के साथ नीतीश राणे की तस्वीर सोशल मीडिया पर जरूर पोस्ट की। लेकिन अब से थोड़ी देर पहले मस्जिद में हुई मीटिंग में मौजूद उद्धव की शिवसेना के उम्मीदवार सुनील प्रभु ने नीतीश राणे को जवाब दिया। सुनील प्रभु ने कहा कि वो 10 साल से इस इलाके के विधायक हैं, हर वर्ग के लोग उनके साथ अच्छे रिश्ते रखते हैं। सुनील प्रभु ने संतों से मुलाकात की तस्वीरें भी दिखाई और उस मुद्दे को कवर अप करने की अब कोशिश कर रहे हैं। दिंडोशी विधानसभा चुनाव क्षेत्र से शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे पार्टी के उम्मीदवार यहाँ के मौजूदा विधायक सुनील प्रभु इस वक्त हमारे साथ में है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर एक बार फिर से वोट जिहाद का आरोप बीजेपी की तरफ से लगाया गया है। सुनील जी, आपका एक वीडियो नीतीश राणे ने ट्वीट किया है और बीजेपी इसको सर्कुलेट कर रही है कि वोट जिहाद एक बार फिर से हो रहा है। आपकी पार्टी जो है मुस्लिम वोटों की तुष्टिकरण की राजनीति कर रही है और एक बार फिर से मुस्लिम वोटों के सहारे है, आपको हिंदू वोटों की जरूरत नहीं है। ऐसा है कि ये जो है वो नैरेटिव लोगों में फैलाने का काम इस तरह से चल रहा है। पिछले 10 साल से मैं इस क्षेत्र में विधायक है। दिंडोशी विधानसभा में सारे धर्म के लोग रहते हैं, सारे भाषिक लोग रहते हैं और सबसे मेरी अच्छी ताल्लुकात है। 10 साल में अगर मैं विधायक है तो मेरा एक अच्छा रिलेशन सबसे बना है और एक भाईचारा इस दिंडोशी विधानसभा में है। जैसे मैं वहाँ पर जितने धर्मगुरु थे मुस्लिम समाज के उनसे मिला, वैसे हिंदुओं को भी मिला ना। ये हिंदुओं के हमारे उस मंदिर के जो साधु है उनको मिलके उनको कौन है ये हमारे हनुमान जी मंदिर तपोवन में है, वहाँ के साधु है। वहाँ बड़ा याग होता है, यज्ञ होता है, वहाँ सब लोग जाते हैं। तो भी ऐसे लोगों के पास जाना ये भी मेरा कर्तव्य है। कल जैन मुनि जो रहेंगे उनके पास भी मैं जाऊंगा। सारे धर्म के लोगों के जितने भी यहाँ पर जितने साधु संत है उनको मिलना ये मेरा कर्तव्य है और उनका आशीर्वाद लेना ये काम है। संविधान में चुनाव जो है उस चुनाव में सारे मतदाताओं का मत वोट लेना ये हमारा कर्तव्य है और वोट मांगना ये हमारा कर्तव्य है। तो हम हमारी जाके वहाँ पर लोगों को विनंती करते हैं कि हमें वोट दीजिए, उसमें क्या बड़ी बात है। नीतीश राणे ने आज सवाल उठाया था कि आप ये भी तस्वीरें दिखाए, आपने हालांकि तस्वीर दिखा दी कि आप हिंदू साधु संतों के साथ कहाँ मुलाकात कर रहे हैं, वहाँ का उनके साथ कहाँ बैठक कर रहे हैं। आप मुस्लिम लोगों के साथ बैठक कर रहे हैं और कह रहे कि फतवे निकालिए, हमें वोट दीजिए। नीतीश राणे क्या बोलते मैंने सुना नहीं है। उन्होंने मुझे हिंदुत्व सिखाने की जरूरत नहीं है। हिंदुत्व में पिछले 45 साल से मैं जब मैं राजनीति में हूँ ना तब से हिंदुत्व के ऊपर ही काम कर रहे हैं हम लोग। और इसलिए हमारा हिंदुत्व क्या है, हमारे मुंह में अगर राम है तो हाथ को काम, ये हमारा हिंदुत्व है। तो हम सारे लोगों से, सारे समाज से मिलकर एक भाईचारा बनाकर यहाँ प्रगति के खोज के लिए लोग आए। और हमारे साथ हमारे सहयोगी सचिन चौधरी इस वक्त मुंबई से जुड़ चुके हैं जो सारी रिपोर्ट आपके लिए लेकर आए हैं। सचिन, लोकसभा चुनावों में भी हमने ये मुद्दा सुना था, बीजेपी आरोप लगा रही थी कि वोट जिहाद हो रहा है, अपील हो रही है, लेकिन इस बार तो सब कुछ खुल्लम खुल्ला हो रहा है, कोई ढाक छेप नहीं है, सीधा खुल के वीडियोस भी निकल रहे हैं और कैमरे पे भी बोला जा रहा है। जी बिल्कुल, मुस्लिम इलाकों में जब हम गए और हमने कुछ मौलाना से भी बात की तो उनका कहना था कि जिस तरह से रामगिरी महाराज का बयान आया, नीतीश राणे के कई सारे बयान आए और जिस तरह से मुस्लिमों के खिलाफ, उनके धर्मगुरु के खिलाफ जो है बीजेपी की नीतियां है, वक्फ बोर्ड का मामला चल रहा है, यूसीसी लाने की बात की जा रही है, तो इन तमाम मुद्दों को लेकर मुस्लिम समाज में अभी भी जो लोकसभा के वक्त रोष था वो रोष अभी भी बना हुआ है और इसलिए मुस्लिम समाज अब खुलकर कहने लगा है कि वो महाविकास आघाड़ी के साथ में है। सुबह अबू आजमी से बात की, उनको पूछा कि वोट जिहाद क्या इस बार भी होने वाला, तो उनका कहना है कि इस देश में महाविकास आघाड़ी में कोई मुस्लिम लीग नहीं है, उसमें उद्धव ठाकरे भी है और शरद पवार भी है। तो ऐसे में अगर मुस्लिम समाज को लगता है कि वो उनके हितैषी है, उनके हक में फैसले लेते हैं, तो उनको वोट देने में उनको कोई एतराज़ नहीं है और बीजेपी को इसके परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि बीजेपी के लोग भी जो है हर तबके के पास जाते हैं, वोट मांगते हैं। अब जो जिसके काम आता है उसको वोट करता है, इसमें परेशान होने की क्या बात है। तो मुस्लिम समाज के कई सारे धर्मगुरु हैं, उनका कहना है कि जो उनकी हित की बात करेगा और उनके हित की बात कहीं ना कहीं महाविकास आघाड़ी करती हुई नजर आ रही है, तो इसलिए वो खुलकर नाम लेकर कह रहे हैं कि वो इस बार भी उनका साथ देंगे। बीजेपी को ये भले बात ही मालूम है कि इस वक्त भी जो है इस तरह की
वोट जिहाद की या एकमुश्त मुस्लिम वोट उनके खिलाफ गिर सकते हैं। इसलिए बीजेपी ने भी अपनी रणनीति तैयार की है और बीजेपी के नेता लगातार ये बयान दे रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, यानी कि जो आरोप लगा रही है बीजेपी हमेशा कांग्रेस पर, महाविकास आघाड़ी पर, ये हिंदुओं को जाति जाति में बांटने का काम कर रहे हैं। मराठा को लड़ा रहे, ओबीसी को लड़ा रहे हैं, धनगरों को लड़ा रहे हैं, शेड्यूल कास्ट को संविधान के नाम पर जो है डरा रहे हैं। तो ये बांटने का काम जो है कांग्रेस ही कर रही है। इसलिए बीजेपी का ये नारा है कि बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। तो इसके तोड़ में अब बटेंगे तो कटेंगे का नारा जो है बीजेपी ने दिया है। मुस्लिम वोट देखना है बैंक कि अब हमेशा हिंदू- बीजेपी से अलहदा रहता था, ये सभी जानते थे, लेकिन मुस्लिम वोट बैंक में भी किसी तरह से वहां पर भी कोई सेंधमारी ना हो सके। अगर दूसरे मुस्लिम नेता उम्मीदवार के तौर पर खड़े हैं या कोई और छोटी पार्टी हैं तो उन पर भी डिवाइड ना हो वोट, ये कोशिश है। और खुल के यहाँ पर वोट जिहाद एक बड़ा मुद्दा महाराष्ट्र में यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। सचिन, इस तमाम अपडेट के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उधर वोट जिहाद में अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सिर्फ मौलाना धर्मगुरु ही मस्जिदों से अपील कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। इस काम में एनजीओ भी लगे हुए हैं, ऐसे आरोप लग रहे हैं। बीजेपी इस मामले को लेकर पुलिस के पास पहुंची। किरीट सोमैया ने आज मुंबई पुलिस को एक शिकायत सौंपी है। किरीट सोमैया ने आरोप लगाया कि मुस्लिम समुदाय के वोट का ध्रुवीकरण हो रहा है। मराठी मुस्लिम संगठन नाम की संस्था के पास 100 करोड़ का फंड आया है, जिसे मुस्लिम बस्तियों में बांटा जा रहा है। किरीट सोमैया का आरोप है कि उद्धव ठाकरे भगवा चोला छोड़कर हरी टोपी पहन चुके हैं। पुलिस स्टेशन पहुंचे हैं आप, क्या शिकायत दर्ज कराई है? मैं आपको और एक जानकारी देना चाहूंगा। मेरी जानकारी के हिसाब से ये सो कॉल्ड फेडरेशन बनाया गया। ये जो मराठी मुस्लिम सेवा संघ, मराठी नाम दिया गया और लिखा है फेडरेशन ऑफ महाराष्ट्र मुस्लिम लीग। 100 करोड़ का फंड बाहर से आया है। अलग अलग मुस्लिम बस्तियों में सभाएं लेना, महिलाओं के सम्मेलन लेना, बुरखा, और वहां पर भाषण क्या किए जाते, ये देखो, ये पैम्पलेट है। मैं भाषण बताता हूँ उनका, जो अध्यक्ष फकीर मोहम्मद का भाषण। मुस्लिम महिलाओं के बलात्कार होते हैं, मुस्लिम लड़कियों के हिजाब खींचे जाते हैं, मुस्लिम नौजवानों का लिंचिंग किया जाता है, मस्जिद तोड़ी जाती है। और इसके लिए नरेंद्र मोदी भाजपा को हराओ, महाविकास आघाड़ी को जिताओ। सिर्फ इतना ही नहीं, आपने देखा होगा वो उलेमा काउंसिल वो कांग्रेस को पत्र लिखते हैं, 18 डिमांड करती है और कांग्रेस अध्यक्ष नाना पाटोले लिखित जवाब देता है, हमारी सरकार आते ही हम सब ये करेंगे। लव जिहाद कानून बनाने की कमेटी बनी है, वो हम बर्खास्त कर देंगे। यानी और वर्षा गायकवाड़ लिखती है कि जो धारावी में या अन्य जो ऐसी अनधिकृत मस्जिद की है उनको सबको मान्यता दी जाएंगी। तो एक और लैंड जिहाद, एक जगह लव जिहाद और अब वोट जिहाद। क्या महाविकास आघाड़ी लगातार मुस्लिम वोट बैंक को तुष्टीकरण करने की कोशिश कर रही है? क्या उन्हें अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए लोक लुभावन बातें कही जा रही हैं? मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं, लेकिन एक बात कह दूं, प्रयास नहीं भैया, वो सच्ची नाहिर। चलिए, तो वोट जिहाद की पॉलिटिक्स में अब राज ठाकरे की भी एंट्री हो गई है। राज ठाकरे भी मुस्लिम वोटर्स को लेकर खुलकर बोल रहे हैं। उद्धव ठाकरे पर जमकर निशाना साध रहे हैं। अपने भाई उद्धव के लिए कह रहे हैं कि कुर्सी के लिए उन्होंने हिंदुत्व छोड़ दिया है। राज ठाकरे ने कहा कि होर्डिंग्स में बाला साहब के आगे हिंदू हृदय सम्राट की जगह जनाब लिखा जा रहा है। मुसलमान उद्धव को वोट दें, इसके लिए फतवे निकाले जा रहे हैं। राज ठाकरे ने भी एक फतवा जारी कर दिया है। उन्होंने दावा किया कि अगर वो सत्ता में आए तो सभी मस्जिदों से 48 घंटे के अंदर अंदर लाउड स्पीकर उतरवा दिए जाएंगे। काही होर्डिंग्स वरती जी मी पाहिली आहेत, काही उर्दू होर्डिंग्स वरती हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांच्याऐवजी काय आलं, जनाब बालासाहेब ठाकरे। जनाब, हिंदू हृदय सम्राटच्या जागी जनाब आलं, जनाब। आज ते हयात असायला पाहिजे होते, फोडून काढले असते एकेकाला। शरम वाटत नाही, काही नाही, काही नाही। आणि आज त्याच उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेबरोबर बद्दल एक मुल्ला मौलवी मौलाना फतवा काढतायत, फतवा। काय फतवा काढतायत? तर सगळ्या मुसलमानांनी एकत्र यावं, एकत्र व्हावं, आपली मतं तुटू नयेत आणि सगळीच्या सगळी मतं ही महाविकास आघाडीच्या पारड्यात टाकावीत, असं फरमान काढतायत मशिदींमधनं, व्हिडिओज काढतायत त्याचे आणि बाहेर सर्क्युलेट करतायत की सर्व मुसलमानांनी एकत्र यावं आणि यांना मतदान करावं। मुल्ला मौलवी फतवे काढत असतील ना, आज राज ठाकरे फतवा काढतो। माझ्या तमाम हिंदू बांधवांनो, भगिनींनो आणि मातांनो, येणाऱ्या निवडणुकीमध्ये माझे जिकडे उमेदवार उभे असतील
आपण माझ्या पाठीशी उभे राहा. उद्या सत्ता हातामध्ये दिल्यानंतर तुम्ही नाही पहिल्या 48 तासामध्ये सगळ्या मशिदींवरचे भोंगे खाली उतरवले ना, परत राजकारण सांगणार नाही तुम्हाला. वोट जिहाद में समाजवादी पार्टी भी इस वक्त कूद पड़ी है. समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी भी पीछे नहीं हैं. अबू आजमी ने कहा कि वोट जिहाद के नाम पर लोगों को भड़काया जा रहा है. बीजेपी मुसलमानों के पीछे पड़ गई है. वक्फ एक्ट पर आजमी ने कहा कि मुसलमान किसी की जमीन पर कब्जा नहीं करना चाहते. वक्फ की जमीनों पर कब्जे हो चुके हैं. मुंबई और महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अबू आसिम आजमी इस वक्त हमारे साथ में. आजमी साहब, नरेंद्र मोदी और अमित शाह महाराष्ट्र के दौरे पर है और धुआंधार रैलियां कर रहे हैं. कह रहे हैं कि एक तरफ शिवाजी महाराज के पद चिन्हों पर चलने वाली हमारी सरकार है और दूसरी तरफ मुस्लिम तुष्टीकरण करने वाली एमवीए सरकार है. ये लोग मुसलमानों के पीछे पड़े हुए हैं. इनके पास कोई मुद्दा नहीं, नो डेवलपमेंट, नथिंग, सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम हिंदू और देश को बांटना. बटोगे तो कटोगे, न जाने क्या क्या नॉनसेंस फालतू चीज़ें. मैं बोलता हूँ कि शिवाजी महाराज पे चलने वाली सरकार, ये जो है महाविकास आघाड़ी है, ये तो वो लोग हैं जो शिवाजी महाराज की मूर्ति बनाते हैं और टूट जाती है. उसमें भ्रष्टाचार, शर्म आना चाहिए बोलने के लिए. हमारे महाराष्ट्र में आने के बाद ये बात बोलना, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल जनता को मूर्ख बनाने के काबिल है. अमित शाह कह रहे हैं कि अगर एमवीए सरकार आएगी तो कर्नाटक में जिस तरह से किसानों की जमीनें वक्फ बोर्ड को दी जा रही है, वैसे यहाँ पर किसानों की जमीनों पर वक्फ का कब्जा किया जाएगा. एमवीए किसानों की जमीनें वक्फ वालों को सौंप देगी. आज तक कोई सरकार भारतवर्ष में आज़ादी के बाद आज तक कोई पैदा नहीं हुई. अब मैं समझ सबसे कि किसानों की ज़मीनें दे दी जाए. मतलब ये सब फालतू बातें करके, मतलब इतने बड़ी सीट पर बैठा हुआ इंसान इस तरह से दिशा भूल करे. भाई, ज़मीनें वक्फ बोर्ड की वही हैं जो हमारे बुजुर्गों ने, हमारे लोगों ने अपने मस्जिदों के लिए, मकबरों के लिए, दरगाहों के लिए, यतीम खानों के लिए जो दिया हुआ वक्फ किया वही ज़मीनें हैं. और वो ज़मीनें सरकार ने कब्जा किया हुआ है. वो ज़मीनें सरकारी दफ्तर उसमें है, पुलिस स्टेशन उसमें है, उसमें कलेक्टर का ऑफिस है, न जाने कितनी ज़मीनें हड़प की हुई है. हमारी ज़मीनें हैं और आप कह रहे हैं हम जो वो ज़मीनें जो किसानों की वो दे दिया. मतलब इस तरह की झूठ बात करके जनता का दुशाविहीन करना, मैं समझता हूँ ये बहुत ही गलत और फालतू बात है. ये एक बार फिर से महाराष्ट्र के चुनाव में वोट जिहाद की एंट्री हो गई है. कई सारी वीडियो बीजेपी ने पोस्ट की है कि जहां पर मस्जिदों में बैठकें हो रही है और फतवे निकाल रहे हैं, मौलाना फतवे निकाल रहे हैं कि महाविकास आघाड़ी को हम समर्थन देंगे क्योंकि बीजेपी उनके मसलों को हल नहीं करती, उल्टे उन पर अत्याचार करती है. तो इन फतवों को लेकर जो है सवाल उठाए जा रहे हैं कि एक बार फिर से वोट जिहाद किया जा रहा है. मैं पूछूं, 2014 के पहले किसी लड़की का बुर्का उतारने की बात हो रही थी क्या देश में? मैं पूछूं, गाय बैल के नाम पर मुसलमानों को मारना पहले तक कभी हो रहा था क्या? मैं कहता हूं कि मॉब लिंचिंग का पहले केस हो रहा था क्या? गरीब मुसलमानों को अकेले पकड़ के, दाढ़ी पकड़ के उनको कहना, नऊज बिल्ला, अफसोस होता कि अल्लाह को गाली दो, तुम अपने अल्लाह को गाली दो, तुम जय सियाराम बोलो. पेड़ में बांध कर लटका कर मारना पहले हो रहा था क्या? ये सारी चीज़ें हो रही हैं. इसलिए मैं समझता हूं कि उलमाओं को नहीं बल्कि सारे देश के जितने लोग डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के कानून को मानते हैं, जितने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुयायी हैं, वो सब के सब इनके खिलाफ काम करने वाले हैं. ये समझ लें, ये इस तरह से बुद्धू किसी को बना नहीं सकते. उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों की वोटिंग में अब महज 12 दिन का वक्त बचा है. कांग्रेस ने तो उम्मीदवार उतारे नहीं हैं. ऐसे में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के नेता ही अपने उम्मीदवारों के प्रचार में जुटे हुए हैं. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज मुजफ्फरनगर की मीरपुर विधानसभा सीट पर राष्ट्रीय लोकदल के कैंडिडेट मिथिलेश पाल के लिए वोट मांगे हैं. 2022 के विधानसभा चुनाव में इस सीट से आरएलडी के चंदन चौहान जीते थे, लेकिन अब वो सांसद बन गए हैं. इसलिए इस सीट पर आरएलडी चुनाव लड़ रही है. क्योंकि मुजफ्फरनगर के लोग अब तक 2013 के दंगों को नहीं भुला पाए हैं, इसलिए योगी ने सबसे पहले लोगों को इन्हीं दंगों की याद दिलाई. 2013 के मुजफ्फरनगर के दंगों को अवश्य स्मरण करके रखना है. दंगा के सरगनाओं को सबक सिखाने के लिए और उनके बारूद पर पानी डालने के लिए हैंडपंप लेकर के मिथिलेश जी आए हैं. उस समय हथियारों के जखीरे इनके यहां बरामद हुए थे. हथियारों के उस जखीरे को तो हम तबाह करने ही वाले हैं, लेकिन उस बारूद के ढेर में पहले पानी हैंडपंप का पड़ेगा और उसको पूरी तरह समाप्त करने के साथ ही यहां पर डबल इंजन सरकार के लिए सहयोग करने के लिए श्रीमती मिथिलेश पाल को चुनाव विजयी बना करके भेजना है. बना के जिता के भेजेंगे, मिथिलेश जी को विजयी बना के भेजेंगे. मीरापुर के घर घर तक इस संदेश को लेके जाएंगे. भाजपा और आरएलडी के सभी कार्यकर्ता घर घर जाकर के जनता जनार्दन से अपील करेंगे
बताएंगे ना कि सुरक्षा और सम्मान के लिए, विकास और विरासत के लिए भाजपा और आरएलडी आवश्यक है, बताएंगे ना। योगी आदित्यनाथ मीरपुर में अपने गठबंधन के सहयोगी के लिए वोट मांग रहे हैं, जबकि कांग्रेस एक भी सीट पर चुनाव नहीं लड़ रही है। इसलिए योगी ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के रिश्तों पर भी चुटकी डाली। योगी ने कहा कि समाजवादी और कांग्रेस में तो स्थिति अब तलाक तक पहुंच चुकी है। योगी ने अखिलेश यादव के शासनकाल की याद दिलाते हुए कहा कि 2012 से 2017 तक यूपी में नारा लगता था कि जिस गाड़ी में सपा का झंडा, उसमें बैठा होगा कोई गुंडा। ऐसे में अगर यूपी को फिर गुंडाराज से बचाना है तो बीजेपी आरएलडी के कैंडिडेट को जिताना होगा। ये समाजवादी पार्टी पूरी तरह एक्सपोज हो चुकी है। पहले तो सपा और कांग्रेस में एक प्रकार का तलाक सा हो गया है, दोनों ने छोड़ दिया है। दोनों में फिर से वही खटपट शुरू हो गई है। मैं एक बार इसी मुजफ्फरनगर की तरफ में आया था। मुझे यहां पर एक कार्यकर्ता उस समय बोल रहा था, मैं यहां भाषण कर रहा था, तब तक पब्लिक के बीच से नारा आ रहा था। वो कह रहा था कि 12 से 17 के बीच में एक नारा चलता था और वो नारा होता था, जिस गाड़ी पर सपा का झंडा, समझो बैठा है कोई। और बहनों और भाइयों, आज मैं कह सकता हूं कि जहां दिखे सपाई, वहां बिटिया घबराई। आपने देखा होगा उनके कारनामों को। अयोध्या में नजारा आपने देखा होगा, कन्नौज में देखा होगा। ये नया ब्रांड है समाजवादी पार्टी का, ये नया ब्रांड है इनका। इनको लोग लाज नहीं, ये आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग हैं, बेटी और बहन की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले लोग हैं। इनके वास्तविक संस्कार देखने हैं तो समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल के सोशल मीडिया हैंडल को देखिए, कितनी घटिया स्तर की बातों को ये लोग करते हैं। ये समाजवादी पार्टी के वास्तविक चरित्र को दिखाता है। 6 महीने पहले हुए लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने यूपी में सबसे ज्यादा सीटें जीती थी। वो नंबर 1 पार्टी बनी थी, इसलिए अखिलेश यादव का उत्साह 7वें आसमान पर है। लेकिन आज योगी ने कहा कि लोकसभा चुनाव में विपक्ष ने संविधान और आरक्षण को लेकर जो झूठा नैरेटिव गढ़ा, जो एक फेक नैरेटिव चलाया, जनता उसमें कहीं ना कहीं फंस गई। उस पर उसने भरोसा किया। लेकिन लोगों ने मोदी सरकार का काम 10 साल देखा। वो जानते हैं कि संविधान और आरक्षण को लेकर कोई खतरा नहीं। ऐसे में इस बार समाजवादी की दाल नहीं गलेगी। इस समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस, ये राष्ट्रीय एकता और अखंडता के साथ खिलवाड़ कर रही है अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए। इन्होंने झूठ बोल करके लोकसभा चुनाव में जनता जनार्दन को गुमराह करने का काम किया था। उस समय इन्होंने अनर्गल प्रलाप किए थे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के बारे में, संविधान के बारे में झूठ बोल करके जनता को गुमराह करने का कुत्सित कार्य किया था। लेकिन अब तो आपके पास सब कुछ स्पष्ट हो चुका है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी झूठ बोल करके जनता को गुमराह करके एक और संविधान के बारे में, आरक्षण के बारे में गुमराह कर रही थी, दूसरी तरफ खटाखट योजना से लोगों को बहका भी रही थी। लेकिन अब मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, आपने मोदी जी का लगभग 10.5 वर्ष के कार्यकाल को देख लिया है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पंच तीर्थ बनाने का काम मोदी जी ने किया है। भारत रत्न के रूप में चौधरी चरण सिंह जी का सम्मान करने का काम मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। जबकि यह कार्य 1980 में होना चाहिए था, 1985 में होना चाहिए था, 1990 में होना चाहिए था। लेकिन
एक लंबे कालखंड के बाद यह समय लगा जब किसानों को सम्मान मिला है और चौधरी साहब को भारत रत्न से सम्मानित किया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने। योगी ने आर्टिकल 370 के मुद्दे पर भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को घेरा। योगी ने कहा कि इंडिया अलायंस में शामिल पार्टियां आर्टिकल 370 की वापसी के लिए जम्मू कश्मीर विधानसभा में प्रस्ताव पारित करवा रही हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इस पर खामोश है। योगी ने इन दोनों पार्टियों को चैलेंज किया कि अगर उन्होंने इस मुद्दे पर अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया तो जनता फिर उन्हें सबक जरूर सिखाएगी। आपने हाल ही में जम्मू कश्मीर विधानसभा के अंदर उस प्रस्ताव को देखा होगा जिसमें उन्होंने कहा है कि हम कश्मीर के अंदर धारा 370 को फिर से बहाल करेंगे। यानी आतंकवाद की जड़ जो धारा 370 है, जिसे 5 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमेशा के लिए समाप्त कर दिया है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कि जम्मू कश्मीर विधानसभा के इस प्रस्ताव पर वो बोले, क्यों उनका मुंह बंद है इस पर? ये फिलिस्तीन के नाम पर आंसू बहाने वाले लोग, पाकिस्तान के नाम पर आंसू बहाने वाले लोग जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर मौन क्यों बने बैठे हैं? ये देश की एकता और अखंडता को चुनौती देने वाली स्थिति है और कोई भी भारतीय राष्ट्र की एकता और अखंडता को कतई पर किसी प्रकार की चोट को स्वीकार नहीं करेगा। और बहनों और भाइयों, उसी का आह्वान करने के लिए मैं आपसे अपील करने के लिए आया हूं। यूपी महिला आयोग का एक फैसला इन दिनों चर्चा में है। महिला आयोग ने कहा है कि अब कोई भी पुरुष टेलर महिलाओं की नाप नहीं ले सकेगा, जिसमें कोई भी जेंट्स जिम ट्रेनर महिलाओं को ट्रेनिंग नहीं दे सकेगा। योगा क्लासेस में भी लेडी टीचर ही महिलाओं को एक्सरसाइज करवाएंगी। यूपी महिला आयोग की चेयरपर्सन बबीता चौहान के मुताबिक ये फैसला महिलाओं की सुरक्षा के मद्देनजर लिया गया है। जो बड़े फैसले लिए गए हैं महिला सुरक्षा को लेकर के ध्यान में रखते हुए, उनके बारे में हमारे दर्शकों को बता दीजिए। जी, मैंने जो फैसले लिए हैं वो ये थे कि ज़रूरत थी समाज की, क्योंकि समाज में बैठते हैं जाते हैं तो सारी शिकायतें आती हैं और स्पेशली अब तो जो सुनवाई का करते हैं तो उसमें भी इस तरह की केसेस आते हैं। मेरा सिर्फ इतना कहना था कि जो जिम है वहाँ जो हमारे ट्रेनर रहते हैं वो मोस्टली 99% जिमों में सब लड़के हैं, लड़कियाँ नहीं हैं, जबकि लड़कियाँ होनी चाहिए। दूसरा, एक जैसे बुटीक हैं तो वहाँ टेलर लड़के हैं लेकिन मेज़रमेंट भी लड़के ही करते हैं, जबकि वो शायद मुझे लगता है कि उचित नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं जब कपड़ों के मेजरमेंट लिए जाते हैं तो वो किस तरह से लिए जाते हैं। मेरा सिर्फ ये इसकी भी शिकायतों का उन्होंने ध्यान रखा है। बिल्कुल सही बात है, मैं यही कहना चाह रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि अगर टेलर वहाँ लड़का है या वो है तो मेजरमेंट के लिए लड़की वहाँ ज़रूर रखें। दूसरा था पार्लर का, कि पार्लर में भी जाते हैं तो ये एक नया एक फैशन सा चल गया है कि अब जो महिलाओं के पार्लर हैं उसमें भी लड़के सारे अपॉइंट हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये ना हमारे संस्कार हैं और ना ये हमारी संस्कृति है। कि आज आप देखेंगे कि आप भी देखते होंगे जो रील आती रहती हैं और जो इतने केसेस होते हैं कि ब्राइडल मेकअप भी लड़के कर रहे हैं, उनको कपड़े भी साड़ियाँ भी लड़कों पहना रहे हैं, फिर वो उनको सारे को वायरल कर रहे हैं वीडियो बना के, तो वहाँ भी वो सारा मजाक होता है। दूसरा, या फिर ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, लड़की है शादी होकर ससुराल जा रही है, वहाँ हो सकता है किसी को पसंद ना आए, तो ये भी एक बहुत बड़े कारण बनते जा रहे हैं इन चीज़ों के। तो मेरा सिर्फ ये अनुरोध है कि मैं ये नहीं कह रही किसी से कि आप लड़कों को हटाएं या लड़के ना रखें या आप अपने उसको बंद करें जिम या पार्लर या उसको, लेकिन लड़कियां भी वहाँ रखें।